गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक पढ़ा था वॉन डर वाल्स इक्वेशन, यानी कि वॉन डर वाल्स समीकरण, जिसमें उन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेकर एंड प्रेशर को लेकर के कुछ करेक्शन दिए थे, जिसे हमने प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन या फिर दाब एवं आयतन संशोधन के रूप में पढ़ा था। कल का जो टॉपिक था वो आपका गैसियस मैटर जो है, या आपके या स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक था। लेकिन एक टॉपिक जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में था, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, मतलब अंतराण्विक बल तथा ऊष्मीय ऊर्जा तथा द्रव्य की अवस्था के निर्धारक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमें उन फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, उन बलों के बारे में पढ़ना है जिनके कारण जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटम्स होते हैं, यानी कि हमारे जो अणु और परमाणु हैं, वे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो आपके सिलेबस में अभी आपको 4 टाइप के फोर्सेस पढ़नी है, जिनमें सबसे पहली है विसर्जन अथवा लंदन बल, जिसे डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस कहा जाता है। दूसरा होता है द्विध्रुव बल, यानी कि डाइपोल फोर्सेस। तीसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, यानी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये टॉपिक कंप्लीट करके हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके नोट्स आपको सैटरडे संडे तक सेंड कर दिए जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट वी विल सी दैट विच चैप्टर विल बी पॉसिबल। नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर in comparison to chemical bonds. These forces are very weak and short range, and their strength decides the physical state of matter. मतलब ये जो फोर्सेस होती हैं ये हमारे पार्टिकल्स के बीच में लगती हैं। कोई भी जो हमारा कंपाउंड होता है, कोई भी जो हमारा पदार्थ है, उसके जो कण होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं, उन फोर्सेस को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि अंतराण्विक बल। इन बलों की सहायता से, मतलब इन फोर्सेस की हेल्प से, हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो फोर्सेस हैं इन्हें डिराइव किया था वॉन डर वाल ने। वॉन डर वाल ने इन बलों को खोजा था, इसलिए इन फोर्सेस को वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वॉन डर वाल्स आकर्षण बल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहला जो हमारा फोर्स है वो है डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस का हिंदी में नाम होता है विसर्जन अथवा लंदन बल। क्या होता है ये? दे आर प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिकुलर सब्सटेंस एंड देयर नेचर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हर तरह के मॉलिकुलर सब्सटेंस में पाई जाती है, यानी कि सभी आणविक पदार्थों में पाया जाने वाला अंतराण्विक बल है। दे आर forces which act between induced dipole present in neighboring molecules। और ये एक ऐसा बल है जो पास रखे अणुओं में उपस्थित प्रेरित द्विध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। इसको इस तरह से समझिए कि लंदन फोर्सेस हमेशा उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं जो न्यूट्रल होते हैं नेचर में, यानी कि इनके पास अपना खुद का ध्रुव, अपना खुद का कोई पोल नहीं होता, ना ही ये पॉजिटिव होते हैं ना ही नेगेटिव। माने हमारे पास जब किसी एक मॉलिक्यूल में ऐसे एटम प्रेजेंट हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता समान हो, जैसे कि हाइड्रोजन में H2 है, H2 के दोनों हाइड्रोजन एक जैसे होंगे, तो ना ही हम ये कह सकते हैं किसी पर धन आवेश होगा, ना ही किसी पर ऋण आवेश होगा। दोनों के पास ही या तो धन आवेश होंगे या दोनों के पास ऋण आवेश होंगे। तो उस अवस्था में तो इन अणुओं को, मतलब कि ये जो परमाणु होंगे, हमें इन्हें तो दूर भागना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है लंदन फोर्सेस, यानी कि लंदन बल। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं समझाने क्या जा रहा हूँ। फॉर सपोज ये हाइड्रोजन, ये आपका H2 लिखा हुआ है यहाँ पर। H2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन का ये एक एटम होगा और ये एक दूसरा एटम होगा। ये दो हमारे हाइड्रोजन के एटम हैं। हाइड्रोजन के एटम में हमें पता है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमें साथ में ही ये भी पता है कि हाइड्रोजन में या कोई भी एटम क्यों ना हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं।
तो एक कंडीशन इन्होंने सोची कि हो सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम्स में रिवॉल्व कर रहा हो, तो क्योंकि ये दोनों एटम्स अलग अलग हैं, दोनों परमाणु अलग अलग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इनमें जो रिवॉल्यूशन होगा वो भी एक जैसा होगा। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे होंगे तो कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो सकती है, कहीं पर भी किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो सकती है। तो जब हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो एटम्स प्रेजेंट हों, जो परमाणु उपस्थित हों, उनमें समान प्रकार का आवेश उपस्थित हो, यानी कि सेम चार्ज प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अराइज होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स का मतलब समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चक्कर लगा रहा है, किसी एक क्षण जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थिति पे यहाँ पे है, ठीक है, और ठीक उसी समय इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, जब इस एटम ए का इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे होगा तो इसमें सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की साइड आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ चला जाएगा। और उसी समय अगर मान लेते हैं कि एटम बी में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थिति में है, तो यहाँ पर इसका सारा ऋण आवेश होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चला जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये इस एटम में हमेशा के लिए नहीं पाई जाएगी, ये एक क्षण के लिए होती है, एक इंस्टेंट के लिए होती है। तो हुआ क्या, एक इंस्टेंट के लिए किसी एक परमाणु में, किसी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन थे, सारे इलेक्ट्रॉन थे वो एक तरफ हो गए, तो उसमें जो ऋण आवेश होगा वो जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे या जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे वहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा, और उसकी विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो इसके कारण होगा क्या कि उसके पास वाले परमाणु में, उसके पास वाले एटम में जो अपोजिट चार्ज है, जो विपरीत आवेश है, वो उसके पास क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा, उसके पास विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें जो चार्ज आया, इस एटम में जो चार्ज आया वो इंस्टेंटेनियस था, यानी कि क्षणिक था। किसी एक क्षण में, किसी एक इंस्टेंट में एटम ए में जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज था वो एक साइड चला गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूसरी साइड चला गया। और इस एटम ए में ऐसा होने के कारण इसके पास वाले एटम बी में क्या हुआ कि जो ऋण आवेश था वो एक तरफ आ गया और जो धन आवेश है वो एक तरफ चला गया। तो पहले वाले में जो डाइपोल आया, डाइपोल का मतलब समझिए यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल का मतलब होता है किसी भी परमाणु में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाना। द्विध्रुव उत्पन्न होने का मतलब है कि एक तरफ ऋणावेश आ जाना, एक तरफ धनावेश आ जाना। तो पहले वाले परमाणु में जो ये द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है, जो डाइपोल अराइज हो रहा है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये क्षणिक है, मतलब किसी एक टाइम पर ऐसा हो सकता है। और ठीक उसी समय एटम बी में जो नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया वो किसकी वजह से आया, वो एटम ए की वजह से आया। और इस तरह के डाइपोल को कहा जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि प्रेरित द्विध्रुव। और इस तरह से इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच, ये दोनों जो परमाणु हैं इनके बीच जो आकर्षण बढ़ेगा, उस तरह के आकर्षण को कहा जाता है क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन शॉर्ट इसका नाम पड़ जाता है डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस, यानी कि विसर्जन अथवा लंदन बल। अभी भी अगर किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया तो बस इस चीज़ से समझिए, नीचे जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है इससे समझ लीजिए इसे, कि क्या हुआ कि इसमें ये एक एटम ए था जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे और एटम बी में भी उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक क्षण के लिए सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड शिफ्ट हो गए और सारे के सारे जो प्रोटॉन है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो गए। मतलब कि जो ऋण आवेश है वो एक तरफ आ गया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, उस मॉलिक्यूल में धन आवेश आ जाएगा, जिसकी वजह से परमाणु ए में द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, डाइपोल अराइज हो जाता है। और एटम ए में डाइपोल अराइज होने के बाद उसके आसपास कोई एटम, एक बी एटम होगा, तो उसमें एटम ए की वजह से क्या होगा, जो अपोजिट चार्ज होगा, जो विपरीत आवेश होगा, वो क्या हो जाएगा, आकर्षित कर लिया जाएगा। जैसे कि सारा का सारा ऋण आवेश इसमें इन्होंने कह दिया यहाँ आ गया, मान लेते हैं। तो ये वाला परमाणु क्या करेगा, ये परमाणु ए बी परमाणु के धन आवेश को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो उस समय परमाणु बी में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह का जो डाइपोल अराइज हुआ, ये क्योंकि इंडक्शन की वजह से, उत्प्रेरण की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। जबकि एटम ए में जो डाइपोल प्रेजेंट हुआ, जो डाइपोल अराइज हुआ, वो इंस्टेंटेनियस था, क्षणिक था, तो उसे कहेंगे क्षणिक द्विध्रुव।
और ऐसा करने पर इन दोनों परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसे कहा जाएगा लंदन फोर्स या फिर क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था हमारा लंदन फोर्सेस। हमेशा याद रखिएगा ये दो ऐसे परमाणुओं के बीच उत्पन्न होता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता एक समान होती है, मतलब कि जिनमें कोई भी ध्रुव जो है उत्पन्न नहीं होता है, ना ही उनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है ना ही नेगेटिव। लेकिन किसी एक इंस्टेंट में एक एटम पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल अराइज होने की वजह से, क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाने की वजह से किसी क्षण में उसके आसपास के परमाणुओं में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल अराइज हो जाता है, जिसके कारण उन दोनों परमाणुओं के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और उस आकर्षण बल का नाम रख दिया जाता है लंदन बल। तो ये होता है हमारा लंदन बल, यानी कि लंदन फोर्सेस। दूसरा जो हमारा फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव बल। अब ये जो बल होता है ये लंदन फोर्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि लंदन फोर्सेस में आपने पढ़ा कि लंदन फोर्सेस ऐसे एटम्स के बीच में लगती हैं जिनमें समान परमाणु होते हैं, सेम एटम्स होते हैं, जबकि यहाँ पर द्विध्रुव में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, यानी कि उनमें पहले से ही द्विध्रुव पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया वो सबसे अच्छा है, देखिए HCl, H2O और NH3, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ HCl का एग्जाम्पल। देखिए जो HCl का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक एटम हाइड्रोजन होता है, एक एटम क्लोरीन का होता है। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये विद्युत धन आवेशित होता है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो इसमें जो चार्ज पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। और क्लोरीन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक हमारा परमाणु है, तो उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर पहले से ही ये द्विध्रुव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन बलों को द्विध्रुव बल कहा जाता है, यानी कि डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। और ये फोर्स हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जो हमारे ध्रुवित अणु होते हैं, यानी कि ध्रुवीय अणु होते हैं, उनके मध्य कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे परमाणुओं की बात चलेगी जिनमें एक में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक में नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक के पास धन आवेश होगा, एक के पास ऋण आवेश होगा, उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो कहलाएगा द्विध्रुव बल, यानी कि डाइपोल फोर्सेस। सबसे इजी होता है डाइपोल फोर्सेस को समझना। एग्जाम्पल में H2O, HCl, NH3, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने जिनमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। इसके बाद जो थर्ड टाइप आता है वो होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। अब इसको अगर हमें समझना है, इसमें इंग्लिश में सबसे पहले कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसको अगर आपको समझना है तो इस तरह से समझिए कि एक हमारा मॉलिक्यूल है या कोई एक एटम है जिसमें पहले से ही जो पोलर चार्ज होता है, जो द्विध्रुव होता है, वो उत्पन्न है, और उसके आसपास कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई एक ऐसा अणु आ जाता है या परमाणु आ जाता है जिसमें ध्रुव उपस्थित नहीं है, यानी कि अध्रुवित अणु है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल होता है, यानी जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होती है, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में अराइज होती है जिनमें एक मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ध्रुवित अणु होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि अध्रुवित अणु होता है। और इसमें होता क्या है कि ध्रुवित अणु के कारण, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर, अध्रुवित अणु पर ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह से किसी के आवेश में आकर के या किसी के बल में आने के कारण अगर किसी दूसरे परमाणु या अणु पर द्विध्रुव उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के द्विध्रुव को प्रेरित द्विध्रुव, यानी कि किसी के इंडक्शन के प्रभाव से, किसी के इंडक्शन इफेक्ट से किसी मॉलिक्यूल में अगर पोलैरिटी आ रही है तो इस तरह की पोलैरिटी को इंड्यूस्ड पोलैरिटी या इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और उस अवस्था में होगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए ये एक हमारा स्टेबल डाइपोल मॉलिक्यूल था, इसमें एक एटम ये A है, एक एटम ये B है। फॉर एग्जांपल HCl का एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें, ये हमारा HCl है, हमने लिख लिया HCl।
तो इसमें हमें पता है यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। तो ये तो पहले से ही क्या है, ये पहले से ही द्विध्रुवित अणु है हमारा, यानी कि ये एक ध्रुवित अणु है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। और इसके साथ आ गया यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल ले लीजिए, H बॉन्ड H। अब ये तो हमारा अध्रुवित है, इसमें तो कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं होता, लेकिन होगा क्या कि जब यह हाइड्रोजन वाला एटम जो है क्लोरीन की तरफ आएगा, तो क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इससे तो इसने इलेक्ट्रॉन आकर्षित करे ही हुए हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करे हुए हैं, तो इस पर ऋण आवेश है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन पर यहाँ पर क्या अराइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता की वजह से क्लोरीन के धनात्मक जो विद्युत ऋणात्मक जो चार्ज है, जो विद्युत ऋणात्मक आवेश है, उसकी वजह से हाइड्रोजन पर ये जो H2 मॉलिक्यूल था, जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक अध्रुवित अणु है, इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स अराइज हो जाता है, एक तरह का आकर्षण बल कार्य करने लगता है। और इस तरह के बल को कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी कि द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। और देखिए डेफिनेशन में भी इन्होंने क्या कहा है कि जब कोई अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है, तो अध्रुवीय अणु प्रेरण द्वारा ध्रुवीय गुण प्राप्त कर लेता है तथा स्थायी ध्रुवीय अणु व प्रेरित द्विध्रुवीय अणु के मध्य द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कार्य करता है। इसको इसमें एग्जाम्पल से समझना है। तो कह रहे हैं कि जब कोई अध्रुवीय अणु किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है, तो जो अध्रुवीय अणु है उसमें ध्रुवीय अणु के उत्प्रेरण के कारण या प्रेरण के कारण क्या आ जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह के द्विध्रुव को प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। तथा उस अवस्था में ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है, और इस बल को द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। इंग्लिश में से देख लीजिए इसी एग्जाम्पल को, बस एग्जाम्पल से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या की जा रही है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए एग्जाम्पल। तो कह रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में क्या होता है, व्हेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम्स नियर पोलर मॉलिक्यूल then in non-polar molecule an induced dipole is formed. A force act between permanent polar molecule and induced polar molecule is called dipole induced dipole forces. यहाँ पर ये मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, और ये जो है इस पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके पास आएगा, तो इसमें क्या होगा, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो अराइज हो जाता है, और उसके बाद इस परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल और इस इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अराइज होता है, एक बल उत्पन्न होता है, और उस बल को कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या फिर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तो ये तीन तरह के हमारे फोर्सेस थे। देखिए आपको तीन तरह के पढ़ा दिए गए। सबसे पहला आपको पढ़ाया गया कि जब आपके दो ऐसे अणु आसपास हों जो अध्रुवित हों, नॉन पोलर हों, लेकिन किसी इंस्टेंट में, किसी एक क्षण के लिए एक मॉलिक्यूल में या एक परमाणु में क्या आ जाए, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाए, तो उस द्विध्रुव को, उस डाइपोल को इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा जाएगा, और उस एक परमाणु के कारण उसके आसपास के परमाणु में जो द्विध्रुव उत्पन्न होगा, जो डाइपोल अराइज होगा, उसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाएगा। और उस कंडीशन में उन दोनों एटम्स के बीच में, उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बल कार्य करेगा, जो फोर्स का एक्ट करेगा, वो होगा लंडन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन सेकेंड टाइप का जो आपको फोर्स पढ़ाएगी वो तो बहुत ईजी थी। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में अराइज होती है जो पहले से ही पोलैरिटी रखते हैं, यानी कि पहले से ही जो ध्रुवित अणु होते हैं उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव बल। फिर थर्ड टाइप को आपको पढ़ाएगा कि इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो तो पोलर होगा, पहले से ही पोलर होगा, पहले से ही ध्रुवित होगा, लेकिन जब उसके संपर्क में कोई अध्रुवित अणु आ जाए, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए, तो उसमें भी इंडक्शन की वजह से, यानी कि उत्प्रेरण की वजह से या प्रेरण की वजह से क्या आ जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, डाइपोल अराइज हो जाता है, और इस तरह के डाइपोल को इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और वहाँ पर जो फोर्स काम करती है वो होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यानी कि द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तो ये तीन तरह के बल जो होते हैं हमारे गैसीय अणुओं में पाए जाते हैं। अब जो चौथा है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बंध जो है इसके बारे में आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लास्ट में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इसके अलावा जब आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें आपको थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाया गया था। तो ये जो 3 फोर्सेस हैं, अगर इनमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं, और 1-2 बार वीडियोस देखिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, अगर आप एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। और 2 टर्म याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला टर्म, और दूसरा डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब क्या, यानी कि क्षणिक द्विध्रुव, और प्रेरित द्विध्रुव का मतलब क्या, ये कैसे उत्पन्न हो रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आपको ये फोर्सेस समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके क्लास, थैंक यू।